ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की अपनी बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल आती है। उसे उम्मीद थी कि गायने डिपार्टमेंट में फीमेल डॉक्टर मिलेगी, लेकिन उसके सामने मेल डॉक्टर होता है। डॉक्टर एग्जामिनेशन के लिए कपड़े उतारकर लेटने को कहता है। लड़की अनकंफर्टेबल महसूस करती है और फीमेल डॉक्टर की मांग करती है। डॉक्टर सख्ती से जवाब देता है कि अगर इलाज नहीं करवाना तो वो जा सकती है। डॉक्टर के सख्त बिहेवियर के बावजूद लड़की उसका चेहरा देखकर विचलित हो जाती है। वो मन ही मन उसके अट्रैक्शन के बारे में सोचती है। फिर बीमारी का दर्द बढ़ने पर डॉक्टर से उसे ठीक करने की विनती करती है। डॉक्टर बीमारी के बारे में डिटेल में पूछताछ करता है। जांच के दौरान उसे शक होता है कि प्रॉब्लम लंबे समय से सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन से जुड़ी है। लड़की बताती है कि उसकी शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन उसका पति उसे कभी छूता तक नहीं। फिजिकल एग्जामिनेशन शुरू होती है। लड़की एक्सट्रीम एम्बैरेसमेंट महसूस करती है, क्योंकि उसके पति ने भी उसे कभी इस तरह नहीं देखा। जांच के दौरान डॉक्टर पूरी सावधानी बरतता है, जबकि लड़की मेंटली असहज बनी रहती है। जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर बीमारी का रीजन बताता है। उसके अनुसार प्रॉब्लम एंडोक्राइन डिसऑर्डर और लंबे समय से मैरिटल इंटीमेसी की कमी से जुड़ी है। वह दवा देता है, लेकिन साफ कहता है कि असली सॉल्यूशन पति के साथ नॉर्मल मैरिज रिलेशनशिप बनाना है। हॉस्पिटल के दूसरे हिस्से में पता चलता है कि डॉक्टर वास्तव में श्यांग लिंग रॉय है। उसके फैमिली मेंबर्स हैरान हैं, क्योंकि वह आमतौर पर महिलाओं से दूरी बनाकर रखने वाला व्यक्ति माना जाता है। फिर भी उसने गायनी पेशेंट की जांच की। बातचीत से पता चलता है कि हॉस्पिटल उसी के ओनरशिप नेटवर्क का हिस्सा है। शंग लिंगरुई की बहन मजाक में उसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की नई हेड से मिलवाने की बात करती है। वो बताती है कि वो खूबसूरत है और अभी तक सिंगल भी है, लेकिन शंग लिंगरुई तुरंत मना कर देता है और कहता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके जाने के बाद बहन को शक होने लगता है कि शायद उसे हॉस्पिटल वाली लड़की पसंद आ गई है। हॉस्पिटल से निकलते हुए लड़की को एग्जामिनेशन याद आने लगता है। उसे शर्म महसूस होती है कि उसने एक अजनबी मेल डॉक्टर को अपनी जांच करने दी। वो मन ही मन फैसला करती है कि अगली बार वो केवल फीमेल डॉक्टर के पास जाएगी और उस डॉक्टर से दोबारा मिलने से बचेगी। हॉस्पिटल के बाहर लड़की अचानक शांग लिंगरुई से फिर टकरा जाती है। शांग लिंगरुई उसे घर छोड़ने की ऑफर करता है। लड़की घबरा जाती है और उसे मना कर देती है। वो बताती है कि उसका पति उसे लेने आने वाला है। ये सुनकर शांग लिंगरुई समझ जाता है कि वो शादीशुदा है और बिना ज्यादा कुछ कहे वहां से चला जाता है। लड़की अपने पति फू जिंगचेन के बारे में सोचती है। उसे पता है कि उसका पति अभी अभी बिजनेस ट्रिप से लौटा है। वो तय करती है कि आज की रात वो अपने पति के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। उसकी सोच में उसके मैरिड लाइफ की सच्चाई सामने आती है। वो याद करती है कि फैमिली अरेंज्ड मैरिज के बाद भी फू जिंगचेंग ने कभी उसे पति पत्नी वाला अधिकार नहीं दिया। वो अपनी क्लीनलीनेस ऑब्सेशन का बहाना बनाकर हमेशा उससे दूरी बनाए रखता रहा। घर पहुंचने के बाद लड़की खुद को मेंटली प्रिपेयर करने लगती है। वो थोड़ा ड्रिंक लेने का फैसला करती है ताकि उसकी घबराहट कम हो सके। फिर वो अलमारी खोलकर कपड़े चुनने लगती है। वो सोचती है कि शायद आज उसे पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। कई ऑप्शंस देखने के बाद वो एक बोल्ड ड्रेस चुन लेती है। कपड़े चुनने के बाद वैन नुआन खुद को आईने में देखने लगती है। वो अपने पति को लेकर इमेजिनेशन करती है और सोचती है कि क्या आज की रात सब कुछ बदल सकता है। वो अपने पति की अच्छी फिजिक को याद करती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो खुद कुछ ज्यादा ही उम्मीदें बांध रही है। फू जिनचंग घर पहुंचता है। वैन नुआन उसे देखते ही घबरा जाती है और नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है। वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है, जबकि मन ही मन सोच रही होती है कि शायद आज वो उसे अलग नजर से देखे। फू जिंगचंग वैन नुआन के बदले हुए रूप को नोटिस करता है। वो मानता है कि उसका लुक अट्रैक्टिव है, लेकिन साथ ही साफ सोचता है कि यह उसकी पसंद का टाइप नहीं है। वैन नुआन नोटिस करती है कि फू जिंगचैंग फिर से उससे दूरी बना रहा है। उसे लगता है कि वह उसके परफ्यूम की खुशबू से भी बच रहा है। एक पल के लिए उसके मन में शक आता है कि शायद उसका पति किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन फिर वह खुद को समझाती है
कि शायद वो जरूरत से ज्यादा सोच रही है। अफेयर वाले विचार को किनारे रखकर वैन नुआन अपनी ओरिजिनल प्लान पर वापस आती है। वो सोचती है कि पहले पति को ड्रिंक कराएगी और फिर अपनी मैरिटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगी। उसे लगता है कि फू जिंगचेंग उसकी बात मान गया है, जिससे उसकी उम्मीद फिर बढ़ जाती है। अचानक फू जिंगचंग उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। वो साफ कहता है कि वैन नुआन को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो आज रात उसे छुएगा। इतना ही नहीं, वो अनाउंसमेंट करता है कि आज से दोनों अलग अलग कमरों में सोएंगे। वैन नुआन ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है। फू जिंगचंग उसे याद दिलाता है कि शादी से पहले ही उसने अपने ओसीडी के बारे में बता दिया था। फिर वो बेरुखी से कहता है कि अगर उसे शारीरिक जरूरत है तो उसका सॉल्यूशन वो खुद ढूंढ ले। फू जिंगचंग अपनी बात खत्म करने के बाद कमरे से निकलने लगता है। जाते जाते वो वेन नुआन को एक और सख्त वार्निंग देता है। वो कहता है कि उसकी परमिशन के बिना उसके कमरे में आने की कोशिश भी ना करे। इसके बाद वो पड़ोस वाले कमरे में सोने चला जाता है और वेन नुआन अकेली रह जाती है। अकेले रह जाने के बाद वेन नुआन को डॉक्टर की बात याद आती है। उसे एहसास होता है कि शादी के 1 साल बाद भी उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि बीमारी तक डेवलप हो गई है। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि उसका पति उसकी मदद करने के बजाय उससे और दूर जा रहा है। बीमारी का दौरा फिर से शुरू हो जाता है। वेन नुआन को तेज तकलीफ महसूस होने लगती है। वो सोचती है कि जब फू जिंगचंग वैसे भी उसकी मदद नहीं करना चाहता, तो उसके कमरे में होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है। दर्द के बीच वेन नुआन को किसी महिला की आवाज सुनाई देती है। पहले तो वो समझ नहीं पाती कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर उसे महसूस होता है कि फू जिंग चैनंग अभी भी जाग रहा है और किसी से बात कर रहा है। वेन नुआन बातचीत के कुछ शब्द साफ सुन लेती है। फू जिंग चैनंग सामने वाली लड़की को प्यार से संबोधित करता है। तभी वेन नुआन को पहचान हो जाती है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी हाफ सिस्टर वेन ची है। वेन ची फैमिली की सबसे पसंदीदा बेटी मानी जाती है। वेन नुआन अपने फैमिली के अतीत को याद करने लगती है। वो बताती है कि उसके पिता की 2 बेटियां और एक बेटा था। इसी याद के साथ फैमिली की पुरानी कहानी और वेन ची के साथ उसके रिश्ते की बैकग्राउंड सामने आने लगती है। वेन नुआन अपने फैमिली की सच्चाई याद करती है। बचपन से ही वेन की को फैमिली का सबसे कीमती मेंबर माना जाता था। जब फू जिंगचंग शादी का प्रपोजल लेकर वेन फैमिली के पास आया था, तब वेन नुआन को लगा था कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि वो हमेशा वेन ची को चाहता था। उसे ये भी एहसास होता है कि ओसीडी वाली स्टोरी सिर्फ एक बहाना थी। असल में फू जिंगचेंग अपनी फीलिंग्स वेन ची के लिए बचाकर रखना चाहता था। पूरी रात बीमारी और मेंटल पीड़ा झेलने के बाद वेन नुआन फैसला करती है कि अब ये शादी ज्यादा दिन नहीं चल सकती। फू जिंगचेंग की बेरुखी और अपमान उसे पूरी तरह थका चुका है। अगले दिन कंपनी में अनयूजुअल उत्साह का माहौल होता है। सभी एम्प्लॉइज नए प्रेसिडेंट के स्वागत की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कई महिला एम्प्लॉइज उम्मीद कर रही हैं कि पहली मुलाकात में सीईओ उन पर ध्यान देगा, लेकिन वेन नुआन को इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो केवल अपना वर्क जल्दी फिनिश करना चाहती है। कलीग्स नए सीईओ की खूब प्रेज करते हैं। वे बताते हैं कि वो युवा, हैंडसम और सफल है। कुछ लड़कियां मजाक में कहती हैं कि अगर सीईओ उन्हें पसंद कर ले तो कंपनी में उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। वेन नुआन इन बातों को सीरियसली नहीं लेती और सबसे दूरी बनाए रखती है। नया प्रेसिडेंट आखिरकार कंपनी पहुंचता है। जैसे ही वेन नुआन उसकी तरफ देखती है, वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। सामने खड़ा व्यक्ति वही मेल डॉक्टर होता है जिसने कुछ दिन पहले उसका एग्जामिनेशन किया था। उसे यकीन नहीं होता कि हॉस्पिटल का डॉक्टर और कंपनी का नया सीईओ एक ही व्यक्ति हो सकता है। प्रेसिडेंट चोंग एम्प्लॉय से इंट्रोडक्शन लेना शुरू करता है। जब उसकी नज़र वेन नुआन पर नोटिस करती है तो वो खास तौर पर उसका नाम और डिपार्टमेंट पूछता है। वेन नुआन और भी ज्यादा असहज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शोंग लिंगरे उसे पहचान चुका है। तुम्हारा टेक्स्ट बिना एक भी वर्ड कम किए, सिर्फ स्पेलिंग, ग्रामर और हिंदी की जगह नेचुरल इंग्लिश वर्ड्स से रिप्लेस करके। सीईओ के जाने के बाद ऑफिस में फिर चर्चा शुरू हो जाती है। कलीग्स उसकी हैंडसम पर्सनैलिटी की प्रेस करते हैं और दावा करते हैं
कि उसने कभी गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाई। फिर वे नोटिस करते हैं कि सीईओ ने वेन नुआन की तरफ खास ध्यान दिया था। इस वजह से वे उससे सवाल पूछने लगते हैं कि क्या वो पहले से प्रेसिडेंट चोंग को जानती है। सीईओ के जाने के बाद कलीग्स वेन नुआन को छेड़ना जारी रखते हैं। वे दावा करते हैं कि प्रेसिडेंट शेंग ने कई बार उसकी तरफ देखा था और शायद वो उसे पसंद भी करने लगा हो। वेन नुआन तुरंत इस बात को नकार देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी उलझन में है कि आखिर सीईओ और हॉस्पिटल वाला डॉक्टर वास्तव में एक ही व्यक्ति है या नहीं। ऑफिस में प्रेसिडेंट शेंग की बैकग्राउंड पर चर्चा शुरू हो जाती है। सब बताते हैं कि उसकी माँ एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल की डायरेक्टर है और उसके पिता एक प्रभावशाली सरकारी अधिकारी हैं। उसने विदेश में मेडिसिन और फाइनेंस दोनों की पढ़ाई की है। ये सब सुनकर वेन नुआन को अचानक समझ आ जाता है कि नैनयांग प्राइवेट हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल है जहां उसका इलाज हुआ था। अब उसके सारे शक खत्म हो जाते हैं। वेन नुआन खुद को समझाती है कि उसे प्रेसिडेंट शेंग से दूर रहना चाहिए क्योंकि दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। तभी एक एम्प्लॉय आकर बताता है कि प्रेसिडेंट शेंग ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया है। ये सुनकर उसकी सारी घबराहट वापस आ जाती है। ऑफिस की तरफ जाते हुए वेन नुआन तरह तरह के अनुमान लगाने लगती है। उसे डर है कि कहीं शोंग लिंगरुई उसे पहचानकर नौकरी से निकालने वाला ना हो। वो सोचती है कि शायद सीईओ नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वो हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर भी काम करता है। ऑफिस पहुंचने से पहले उसकी सुपरवाइजर उसे रोक लेती है। सुपरवाइजर का बिहेवियर हमेशा की तरह ताना मारने वाला होता है। वो वेन नुआन को याद दिलाती है कि उसने पहले भी काफी प्रॉब्लम्स पैदा की हैं और अब प्रेसिडेंट शांग के सामने कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सुपरवाइजर उसे और वार्निंग देती है कि प्रेसिडेंट शांग के सामने कुछ भी गलत ना बोले। इस बार वेन नुआन चुप नहीं रहती। वो पलटकर कहती है कि पिछले 2 सालों से उसे लगातार वर्क प्लेस बुलिंग और सप्रेशन का सामना करना पड़ा है। दोनों के बीच टेंशन खुलकर सामने आ जाता है। आखिरकार वेन नुआन प्रेसिडेंट शेंग के ऑफिस में पहुंचती है। अंदर एंट्री करते ही वो उसे बिजनेस सूट में देखकर फिर से चौंक जाती है। हॉस्पिटल में दिखने वाला डॉक्टर और सामने बैठा पावरफुल सीईओ एकदम अलग लुक आ रहा है। शोंग लिंगरॉय उसकी रिएक्शन नोटिस कर लेता है और सीधे पूछता है कि क्या उसे देखकर हैरानी हुई। शेंग लिंगरॉय मजाकिया अंदाज में वेन नुआन की घबराहट पर कमेंट करता है। वो कहता है कि शायद वो उसके अट्रैक्शन में खो गई थी। वेन नुआन तुरंत सफाई देती है और कहती है कि वो सिर्फ उसकी सबऑर्डिनेट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। शेंग लिंगरॉय अचानक उसकी बीमारी के बारे में पूछता है। वेन नुआन बताती है कि दवा लेने के बाद उसकी हालत कुछ बेहतर है। शेंग लिंगरॉय उसे याद दिलाता है कि उसकी बीमारी इतनी आसानी से ठीक नहीं होगी और जरूरत पड़ने पर वो कभी भी उससे कांटेक्ट कर सकती है। ये सुनकर वेन नुआन फिर असहज हो जाती है क्योंकि उसे डॉक्टर वाली बातचीत याद आने लगती है। वेन नुआन बातचीत को जल्दी खत्म करना चाहती है। वो थैंक यू कहकर वापस काम पर जाने की परमिशन मांगती है, लेकिन शांग लिंगरुई उसे जाने नहीं देता और उसे रुकने के लिए कहता है। शांग लिंगरुई को देखते हुए वेन नुआन के मन में अजीब विचार आने लगते हैं। वो सोचती है कि वो कितना अट्रैक्टिव है। बीमारी और मानसिक उलझन के कारण उसके मन में कुछ रोमांटिक और इंटीमेट कल्पनाएं आने लगती हैं। अचानक वो अपने मन की बात लगभग जोर से बोल देती है और खुद ही घबरा जाती है। जब शंग लिंगरुई पूछता है कि वो क्या सोच रही है, तो वेन नुआन घबरा जाती है। वो अपनी बात तुरंत बदल देती है और कहती है कि वो उससे काम सीखना चाहती है। शंग लिंगरुई उसकी घबराहट समझ जाता है, लेकिन उसे और परेशान नहीं करता। वेन नुआन लगातार सोचती रहती है कि कहीं उसने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। उसे डर है कि सीईओ उसकी बातों को गलत समझ सकता है। तभी शेंग लिंगरुई एक अनएक्सपेक्टेड फैसला सुनाता है। शेंग लिंगरुई घोषणा करता है कि अगले दिन से वेन नुआन अस्थायी रूप से उसकी असिस्टेंट के रूप में काम करेगी। ये सुनकर वेन नुआन पूरी तरह चौंक जाती है क्योंकि उसने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। असिस्टेंट की पोजीशन मिलने के बाद वेन नुआन तुरंत घबरा जाती है। वो साफ कहती है कि उसके पास असिस्टेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उसे डर है कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल नहीं पाएगी। श्यांग लिंगरोई उसकी चिंता को गंभीरता से नहीं लेता। वो उसे समझाता है कि असिस्टेंट का काम सीखना मुश्किल नहीं है और वो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी।
उसके शब्दों से साफ पता चलता है कि ये फैसला पहले ही लिया जा चुका है और वेन नुआन के पास मना करने का ऑप्शन लगभग नहीं है। वेन नुआन समझ जाती है कि अब बहस का कोई फायदा नहीं है। वो अनिच्छा से इस असाइनमेंट को स्वीकार कर लेती है। श्यांग लिंगरोई उसके रिएक्शन को ध्यान से देखता है और उसे अगले दिन से नई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का इंस्ट्रक्शन देता है। ऑफिस लौटने पर खबर तेजी से फैल जाती है। कलीग्स हैरान रह जाते हैं कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय को अचानक प्रेसिडेंट शांग का असिस्टेंट बना दिया गया। कुछ लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, जबकि कुछ इसे किस्मत का खेल मानते हैं। सुपरवाइजर को जब इस प्रमोशन का पता चलता है तो उसका रवैया बदल जाता है। पहले जो उसे लगातार दबाने की कोशिश करती थी, अब वही सावधानी बरतने लगती है, क्योंकि वेन नुआन सीधे प्रेसिडेंट शोंग के साथ काम करने वाली है। दिन खत्म होने के बाद वेन नुआन अकेले बैठकर अपने हालात के बारे में सोचती है। एक तरफ उसकी टूटी हुई शादी है, तो दूसरी तरफ अचानक उसकी जिंदगी में शैंग लिंगरोई की एंट्री हो गई है। उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही है। घर लौटने के बाद वेन नुआन अपनी नई प्रमोशन के बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ फू जिंगचेनंग हमेशा की तरह ठंडा बिहेवियर करता है। वेन नुआन को महसूस होता है कि शादी के 1 साल बाद भी उनके बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं बचा है। वो धीरे धीरे इस इमोशनल डिस्टेंस को एक्सेप्ट करने लगती है। वेन नुआन साफ कहती है कि अब दोनों अलग अलग कमरों में रहते हैं, इसलिए घर के काम भी अलग अलग संभालने चाहिए। वो बताती है कि उसकी प्रमोशन हो चुकी है और अब उसके पास पहले जैसा समय नहीं है। साथ ही वो ताना मारती है कि फू जिंगचेन ने वैसे भी कभी उसके बनाए खाने को महत्व नहीं दिया। फू जिंगचंग उसकी बदली हुई एटीट्यूड देखकर हैरान हो जाता है। उसे महसूस होता है कि वेन नुआन पहले जैसी नहीं रही। वेन नुआन भी पहली बार उसकी हर बात मानने के बजाय अपने फैसले पर कायम रहती है। हुआन यान गुस्से में वेन नुआन को चेतावनी देती है कि इतनी तेज प्रमोशन पाकर घमंड न करे। वो कहती है कि जितनी तेजी से कोई ऊपर जाता है, उतनी ही तेजी से नीचे भी गिर सकता है। हुआंग यान के जाते ही वेन नुआन की दोस्त खुशी से उसे गले लगाती है और बताती है कि हुआंग यान का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया था। आखिर में वो वेन नुआन से कहती है कि अब अपना सामान पैक करके ऊपर प्रेसिडेंट शेंग के ऑफिस में रिपोर्ट करे। नई पोस्ट मिलने के बाद वेन नुआन खुद से कहती है कि हुआंग यान जैसा बॉस झेलने से तो प्रेसिडेंट शेंग के साथ वर्क करना बेहतर है, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी बीमारी याद आ जाती है। शेंग लिंगरुई जैसा एट्रैक्टिव आदमी रोज सामने रहेगा, लेकिन वो उसके करीब भी नहीं जा सकती। उसे डर लगता है कि कहीं उसकी बीमारी और गंभीर ना हो जाए। तभी वो प्रेसिडेंट शेंग के ऑफिस पहुंचती है। शेंग लिंगरुई सबसे पहले उसके लेट आने की बात करता है और फिर उसे दिन का पहला वर्क देता है, अपने प्राइवेट लाउंज की क्लीनिंग करना। वेन नुआन को लगता है कि असिस्टेंट नहीं, बल्कि उसे नैनी बना दिया गया है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस नौकरी की सैलरी 50,000 युआन है, तो वो बिना बहस किए तुरंत वर्क करने चली जाती है। जूते उतारकर वैन नुआन लाउंज की सफाई शुरू करती है। कमरे को देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि सब कुछ पहले से ही बिल्कुल साफ होता है। उसे लगता है कि शायद शेंग लिंगरुई भी जर्मेफोबिया से परेशान है। वो बार बार सोचती रहती है कि आखिर इतनी साफ जगह दोबारा साफ करवाने का मतलब क्या है। काम करते करते वैन नुआन मजाक में सोचने लगती है कि इतनी बड़ी सैलरी मिलने के बावजूद उससे क्लीनिंग स्टाफ वाला काम कराया जा रहा है। वो खुद से कहती है कि अमीर लोगों की जिंदगी सच में अलग होती है। वो हंसते हुए कल्पना करती है कि अगर कभी उसके पास बहुत पैसे हुए तो वो भी 10 हैंडसम मेल मॉडल्स रखेगी जो उसके घर की सफाई करेंगे। सफाई करते हुए वेन नुआन को शोंग लिंगरुई का अंडरवेयर दिखाई देता है। साइज देखकर वो अनजाने में उसके बारे में सोचने लगती है और फिर तुरंत खुद को रोकती है। वो खुद से कहती है कि असिस्टेंट होने के नाते बॉस के कपड़े उठाकर लॉन्ड्री बास्केट में डाल देना सामान्य बात है। लेकिन जैसे ही वो अंडरवेयर हाथ में उठाती है, उसकी बीमारी फिर से ट्रिगर होने लगती है। उसे गर्मी महसूस होने लगती है और उसके मन में फिर वैसी ही कल्पनाएं आने लगती हैं।
वो खुद को बार बार समझाती है कि ये ऑफिस है और यहाँ उसे बिल्कुल कंट्रोल में रहना होगा। इसी दौरान शेंग लिंगरुई अचानक लॉन्च में आ जाता है। वैन नुआन उसे देखकर पूरी तरह घबरा जाती है। शेंग लिंगरुई तुरंत समझ जाता है कि उसकी बीमारी फिर से उभर रही है, लेकिन तभी उसकी नजर वैन नुआन के हाथ में अपने अंडरवियर पर पड़ जाती है। वैन नुआन शर्म के मारे उसे छिपाने की कोशिश करती है और मन ही मन डरती है कि अगर शेंग लिंगरुई ने गलत मतलब निकाल लिया तो उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। शेंग लिंगरुई उससे हाथ में छिपी चीज बाहर निकालने को कहता है। जब उसे पता चलता है कि वैन नुआन उसके अंडरवियर को छिपा रही थी, तो वह गुस्सा होने के बजाय मजाक करता है कि शायद असिस्टेंट वैन को पुरुषों के अंडरवियर कलेक्ट करने का शौक है। वैन नुआन बार बार इनकार करती है, लेकिन शेंग लिंगरुई हंसते हुए कह देता है कि अगर उसे इतने पसंद हैं, तो वह उन्हें अपने पास रख सकती है। वैन नुआन उसकी इस बात का अलग ही मतलब निकालने लगती है और सोचती है कि कहीं यह उसके लिए कोई रोमांटिक सिग्नल तो नहीं है। तभी शेंग लिंगरुई पूछता है कि वह फिर क्या सोचने लगी। वैन नुआन तुरंत बहाना बनाकर कहती है कि उसे दवा लेने जाना है और वहां से भाग निकलती है। बाहर निकलने के बाद वैन नुआन को याद आता है कि वह शोंगलिंग रुई का अंडरवियर वापस करना ही भूल गई। तभी प्रेसिडेंट का एक और असिस्टेंट उससे मिलता है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि इतने वर्षों में पहली बार किसी एम्प्लॉय को प्रेसिडेंट शोंग के प्राइवेट लॉन्ज में जाने की परमिशन मिली है। असिस्टेंट हैरानी से कहता है कि शोंग लिंगरुई अपना लॉन्च खुद साफ करता था, लेकिन वैन नुआन को वहां जाने देना इस बात का सिग्नल है कि दोनों के बीच रिश्ता साधारण बॉस और असिस्टेंट जैसा नहीं है। वैन नुआन ये सुनकर और भी असहज हो जाती है। ऑफिस से छुट्टी के बाद वैन नुआन की दोस्त उसकी प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए उसे ड्रिंक पर चलने का न्योता देती है। वैन नुआन बाहर से तो मान जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि ये प्रमोशन किसी इनाम से ज्यादा एक सजा है। रेस्टोरेंट में भी उसका चेहरा उतरा हुआ रहता है। उसकी दोस्त हैरान होकर पूछती है कि इतनी बड़ी प्रमोशन मिलने के बाद भी वह खुश क्यों नहीं है। दोस्त उसे समझाती है कि सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट बनना हर किसी का सपना होता है। अच्छी सैलरी, शानदार बेनिफिट्स और रोज प्रेसिडेंट शोंग जैसे हैंडसम आदमी के साथ काम करने का मौका किस्मत वालों को मिलता है। लेकिन वेन नुआन कहती है कि असली समस्या यही है कि उसे हर दिन शोंग लिंगरुई के सामने रहना पड़ेगा। उसे डर है कि उसकी बीमारी की वजह से वो कभी खुद पर कंट्रोल ना खो बैठे। बात करते करते अचानक वेन नुआन की नजर फू जिंगचैंग और अपनी बड़ी बहन वेन जी पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े होते हैं और किस करने ही वाले होते हैं। वेन नुआन की दोस्त गुस्से से भर जाती है, क्योंकि फू जिंगचैंग हमेशा कहता था कि उसे किसी के करीब रहना पसंद नहीं और वह शराब भी नहीं पीता। लेकिन वेंची के सामने उसका पूरा बिहेवियर बदल जाता है। ये देखकर दोनों को यकीन हो जाता है कि उनके बीच सिर्फ भाई बहन जैसा रिश्ता नहीं है। वैन नुअन की दोस्त पहले उनकी फोटोज लेने की सोचती है, लेकिन वैन नुअन फैसला करती है कि अब और सहन नहीं करेगी। वो सीधे दोनों के सामने पहुंच जाती है। वेंची तुरंत क्लैरिफिकेशन देने लगती है कि वे सिर्फ गेम खेल रहे थे, लेकिन वैन नुअन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो फू जिंगचैंग को हिपोक्रेट कहती है कि जो आदमी अपने ओसीडी और जमफोबिया का बहाना बनाकर उससे दूरी बनाता था, वही वेंची के साथ इतनी नजदीकियां दिखा रहा है। फू जिंगचैंग उसे चुप कराने की कोशिश करता है और वेंची बीच में बोलती है, लेकिन वैन नुआन उसे भी डांट देती है। आखिर में वो फू जिंगचैंग को स्कम बैग कहकर वहां से चली जाती है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद दोस्त उसकी प्राइस करती है कि आज उसने पहली बार उन दोनों को करारा जवाब दिया। तब वैन नुआन बताती है कि उसे कुछ समय पहले ही फू जिंगचैन और वेंची के रिश्ते पर शक हुआ था। उसने फू जिंगचैन को वेंची की फोटो देखते हुए पकड़ लिया था। वो कहती है कि अब उसने डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसके माता-पिता हैं, जो फैमिली रेपुटेशन के कारण कभी तलाक के लिए तैयार नहीं होंगे। वैन नुआन ये भी बताती है कि वेंची की शादी पहले से ही एक अमीर फैमिली में तय है, फिर भी वो फू जिंगचैन के साथ ऐसा रिश्ता बनाए हुए है। आखिर में वैन नुआन अपनी दोस्त से मदद मांगती है। उसे याद आता है कि उसकी दोस्त का कजिन जर्नलिस्ट है। वो अगले दिन
उसे सारी फोटोज भेजने का वादा करती है ताकि भविष्य में उन्हें एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। उधर शैंग लिंगरुई का असिस्टेंट उसे वेन नुआन की फैमिली बैकग्राउंड की पूरी इंफॉर्मेशन देता है। उसे पता चलता है कि वेन नुआन वेन फैमिली की छोटी बेटी है, लेकिन फैमिली हमेशा उसकी बड़ी बहन वैन की को ज्यादा महत्व देता रहा। असिस्टेंट ये भी बताता है कि वैन नुआन की शादी फू फैमिली में फैमिली मैरिज के तहत हुई थी और पति के साथ उसके रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। बार बार बीमारी का अटैक पड़ने की बात सुनकर शैंग लिंगरुई को उसकी चिंता होने लगती है। इसके बाद वो अपने दोस्त की युए चाओ को फोन करता है, जो हाल ही में वैन फैमिली के साथ मैरिज अलायंस की बात कर रहा था। शैंग लिंगरुई उससे वेन फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है। उस दिन ऑफिस पहुंचते ही वेन नुआन हमेशा की तरह जल्दी जल्दी काम में लग जाती है, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में चढ़ती है, उसकी किस्मत फिर से उसका मजाक उड़ा देती है। गलती से वो सीधे प्रेसिडेंट शेंग की एक्सक्लूसिव लिफ्ट में पहुंच जाती है। अंदर पहले से ही शेंग लिंगरुई मौजूद होता है। वेन नुआन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर हर बार वही उसके सामने क्यों आ जाता है। उसने तो आज सुबह घर से निकलने से पहले अपनी दवा भी खा ली थी ताकि उसकी अजीब बीमारी कंट्रोल में रहे। लेकिन बाहर निकलते ही फिर उसी आदमी से सामना हो गया। शंग लिंगरुई उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में पूछता है, क्या तुम मुझसे जानबूझकर दूर भाग रही हो? ये सुनते ही वैन नुआन जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हंस पड़ती है और तुरंत इनकार कर देती है। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हालत बिल्कुल अलग होती है। पिछली रात उसने शेंग लिंगरुई का सपना देखा था और बड़ी मुश्किल से अपने मन को संभाला था। अब इतने छोटे से बंद लिफ्ट में उसके साथ अकेले खड़ी होकर उसे लगने लगता है कि कहीं वो खुद पर कंट्रोल न खो बैठे। वो खुद को डांटती है कि आखिर वो एक शादीशुदा औरत होकर अपने ही बॉस के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है। इसलिए वो तय कर लेती है कि कुछ दिनों तक उससे जितनी कम बात होगी उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन उसे बार बार महसूस होता है कि शेंग लिंगरुई लगातार उसी को नोटिस कर रहा है। वो समझ नहीं पाती कि ये सिर्फ उसका वहम है या सच में उसकी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं। ऑफिस पहुंचने के थोड़ी देर बाद जल्दबाजी में चलते हुए वेन नुआन गलती से शेंग लिंगरुई से टकरा जाती है। वो तुरंत घबराकर सॉरी बोलती है और पूछती है कि उन्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। शेंग लिंगरुई बिना कुछ कहे बस उसे अपने कैबिन में एक कप ऑफ कॉफी लेकर आने को कह देता है। वेन नुआन मन ही मन बड़बड़ाती है कि क्या अब प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी बनने के बाद कॉफी बनाना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सामने कुछ नहीं बोलती और चुपचाप कॉफी बनाने चली जाती है। उसी समय शेंग लिंगरुई का दोस्त किन यूचो उसके ऑफिस में आता है। दोनों बातचीत करने लगते हैं। किन मजाक करते हुए पूछता है कि आखिर इतना बड़ा फैमिली बिजनेस छोड़कर वो दूसरी कंपनी में काम करने क्यों आ गया। वो खुद अपनी शादी का दुखड़ा भी रोता है कि फैमिली बिजनेस संभालते ही उसके घरवालों ने उसकी अरेंज्ड मैरिज भी तय कर दी। लेकिन शेंग लिंगरुई का ध्यान किसी और बात पर होता है। वो अचानक उससे पूछता है कि क्या वो फू जिंगचेनंग को जानता है। किन बताता है कि फू जिंगचंग फू फैमिली का नाजायज बेटा है। इंडस्ट्री में उसकी कोई खास इज्जत नहीं है। लोग उसे निकम्मा और अजीब स्वभाव का इंसान मानते हैं, इसलिए उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं हैं। फिर वो हैरानी से पूछता है कि शेंग लिंगरुई अचानक उस आदमी के बारे में क्यों पूछ रहा है। इतने में वैन नुआन कॉफी लेकर अंदर आती है। जैसे ही किन की नजर उस पर पड़ती है, वो तुरंत उसकी ब्यूटी देखकर हैरान रह जाता है और मन ही मन उसकी प्रेस करने लगता है। वेन नुआन कॉफी रखकर जाने लगती है, तभी किन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शेंग लिंगरुई तुरंत कॉफी का एक सिप लेकर कह देता है कि कॉफी ठीक नहीं बनी, इसे दोबारा बनाकर लाओ। किन समझ जाता है कि शेंग जानबूझकर उसे रोक रहा है। वो फिर भी वेन नुआन से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन शेंग साफ शब्दों में कह देता है कि अभी ऑफिस आवर्स हैं और बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है। वैन नुआन भी तुरंत दोबारा कॉफी बनाने चली जाती है। उधर बाहर निकलते हुए वैन नुआन मन ही मन सोचती है कि किन यूचाहो भी बिल्कुल फू जिंगचिंग जैसा निकला। बिना कुछ जाने हर लड़की से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है।
फिर खुद को याद दिलाती है कि कम से कम इस बार वह किसी शादीशुदा आदमी पर भरोसा नहीं करेगी। उधर किन शांग लिंगरुए को छेड़ते हुए कहता है कि उसकी खूबसूरत सेक्रेटरी ने उसे दूसरी बार देखकर जरूर दिल लगा लिया होगा, लेकिन शैंग उसे तुरंत डांट देता है और कहता है कि अपनी बेवकूफ़ी बंद करे और यहाँ से निकल जाए। किन फिर भी पीछे नहीं हटता। वह शैंग से वैन नुआन का कांटेक्ट मांगने लगता है और कहता है कि उसे फर्स्ट साइट में लव हो गया है। वह उसे डिनर पर ले जाना चाहता है। शैंग लिंगरुए बिना किसी भाव के जवाब देता है, वह पहले से शादीशुदा है। ये सुनते ही चिन का चेहरा उतर जाता है। वो दुखी होकर कहता है कि जिस लड़की को पहली बार देखकर उसे लव हुआ, वो पहले से किसी और की पत्नी निकली। लेकिन शांग उसे याद दिलाता है कि वैसे भी उसकी खुद की शादी भी जल्द होने वाली है। चिन अपना सिर पकड़ लेता है और शादी की बात सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाता है। जाते जाते वो शांग की बची हुई कॉफी पी लेता है, लेकिन जैसे ही पहला सिप लेता है उसका चेहरा बिगड़ जाता है। उसे महसूस होता है कि इस कॉफी में तो जैसे पूरी चीनी की डिब्बी ही डाल दी गई हो। फिर भी वो मजाक में कहता है कि खूबसूरत लड़की से बनी कॉफी का स्वाद नहीं देखा जाता, और हंसते हुए वहां से चला जाता। उधर वैन नुआन की दोस्त खुशी खुशी उसके पास आती है और बताती है कि सुबह सुबह एक बड़ी न्यूज़ वायरल हो गई है। उसकी जर्नलिस्ट कजन ने कल रात बार वाली फोटोज पब्लिश कर दी हैं। फू जिंगचेन और वैन ची की हरकतें अब सबके सामने आ चुकी हैं। ये सुनकर वैन नुआन को राहत मिलती है। उसे लगता है कि पिछली रात की मेहनत आखिर बेकार नहीं गई। उसकी दोस्त भी कहती है कि जैसे ही उसका डिवोर्स होगा, वो अपने लॉयर दोस्त की मदद से फू जिंगचंग को एक पैसा भी नहीं लेने देगी। इसके बाद वैन नुआन फिर से शांग लिंगरुए के लिए कॉफी बनाने जाती है, लेकिन इस बार उसे पता चलता है कि टी रूम की सारी चीनी किसी ने खत्म कर दी है। तभी उसे याद आता है कि कल गलती से उसी ने पूरी डिब्बी कॉफी में उड़ेल दी थी। अब उसे समझ आता है कि उस दिन शांग लिंगरुई इतना नाराज क्यों हुआ था। वो इस बार सही क्वांटिटी में सिर्फ 1 चम्मच चीनी डालकर कॉफी बनाती है और खुद जाकर शांग लिंगरुई को देती है। उसी समय शांग उससे पूछता है कि क्या किन यूचाइयों को वो पसंद आ गई है। वैन नुआन तुरंत इनकार कर देती है। वो कहती है कि किन तो उसकी बड़ी बहन का होने वाला मंगेतर है, ऐसे में वो उसके बारे में वैसा सोच भी नहीं सकती। शांग लिंगरुई शांत स्वर में कहता है कि अच्छा ही है, क्योंकि किन की पहले से फियांसे है और वो उससे बहुत लव करता है। ये सुनकर वैन नुआन हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी इन्फॉर्मेशन गलत थी और किन वास्तव में वैन ची से लव करता है। इसके बाद शोंग लिंगरोई उसे अगले दिन होने वाली एक बिजनेस डिनर पार्टी में अपने साथ चलने का ऑर्डर देता है। वो बताता है कि वहाँ वेन फैमिली से जुड़े सप्लायर्स भी आएंगे और वेनची भी मौजूद रहेगी। ये सुनकर वेन नुआन चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके बॉस ने उसकी फैमिली के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आखिर कब कलेक्ट कर ली। जब वो पूछती है तो शेंग बस इतना कहता है कि एक बॉस होने के नाते अपने एम्प्लॉय की फैमिली के बारे में जानना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैन नुआन इसके बाद तैयारी करने चली जाती है। उधर दूसरी तरफ फू जिनचंग अपने घर लौटता है। इंटरनेट पर उसके और वैन की के अफेयर की खबर फैल चुकी होती है। वो मन ही मन शक करता है कि कहीं ये सब वैन नुआन ने तो नहीं कराया। इसलिए वो तय करता है कि अगले दिन डिनर के दौरान उसकी बातों से सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। घर पहुंचकर वो हमेशा की तरह उम्मीद करता है कि वैन नुआन उसकी चिंता करेगी, लेकिन इस बार वैन नुआन बिल्कुल नॉर्मल रहती है। वो सिर्फ इतना पूछती है कि क्या उसे किसी काम की ज़रूरत है, और फिर बिना कोई सवाल किए अपने कमरे में चली जाती है। फू जिंगचेंग को पहली बार महसूस होता है कि उसकी पत्नी पहले जैसी नहीं रही। अगली सुबह वो इंतज़ार करता रास्ता है कि वैन नुआन हमेशा की तरह उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाएगी, लेकिन काफ़ी देर तक जब कुछ नहीं होता तो वो खुद उसके पास पहुंच जाता है। वैन नुआन आराम से बताती है कि उसने अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया है, अगर उसे खाना चाहिए तो वो खुद इंतज़ाम कर ले,
क्योंकि उसने उसके लिए कुछ नहीं मंगाया। फू जिंगचंग हैरान रह जाता है। तब वेन नुआन साफ साफ बता देती है कि अब उसकी प्रमोशन हो चुकी है, वो प्रेसिडेंट की असिस्टेंट बन गई है, इसलिए अब उसके पास रोज उसके लिए खाना बनाने या कपड़े धोने का समय नहीं होगा। फू जिंगचंग गुस्से में कहता है कि ये सब तो उसकी पत्नी होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इस बार वेन नुआन बिल्कुल नहीं झुकती। वो साफ कह देती है कि शादी के सर्टिफिकेट में कहीं नहीं लिखा कि वो उसकी नौकरानी है। अब दोनों अलग अलग कमरों में रहते हैं, इसलिए आगे से दोनों अपना अपना काम खुद करेंगे। वैसे भी उसने कभी उसके हाथ का खाना पसंद नहीं किया और हमेशा उसे धोखा ही दिया है। इतना कहकर वो बिना उसकी बात सुने घर से निकल जाती है। कुछ देर बाद वेन नुआन शेंगलिंग रुई के साथ बिजनेस डिनर के लिए पहुंचती है। रास्ते में उसने नॉर्मल कपड़े पहने होते हैं क्योंकि सफर लंबा था। वो बताती है कि पार्टी में पहुंचकर ही ड्रेस बदल लेगी, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि बदलने के लिए अलग रूम ही नहीं है। मजबूर होकर वो शांग लिंग रुए से कहती है कि वो बाहर खड़े होकर किसी को अंदर न आने दे, तब तक वो जल्दी से कपड़े बदल लेगी। शेंग बिना कुछ कहे बाहर खड़ा हो जाता है। कपड़े बदलते समय अचानक उसकी ड्रेस की जिप बीच में ही अटक जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी ना ऊपर जाती है और ना नीचे आती है। आखिरकार शर्माते हुए वो शेंग लिंगरुई को अंदर बुलाकर मदद मांगती है। शेंग धीरे धीरे उसकी ड्रेस की जिप ठीक करने लगता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। इतनी कम दूरी से वेन नुआन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसकी बीमारी फिर से शुरू ना हो जाए। वो कई बार शेंग से थोड़ा दूर रहने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इतनी नजदीकी के बिना जिप ठीक करना मुमकिन ही नहीं होता। आखिरकार जिप ठीक हो जाती है और वेन नुआन राहत की सांस लेती है। शंग उसे बाल भी बांध लेने के लिए कहता है और दोनों साथ में डिनर हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। शेंग लिंगरुई भी मन ही मन सोचने लगता है कि उसने वेन नुआन को अपने पास इसलिए रखा था ताकि खुद को साबित कर सके कि उस लड़की का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अब हालात बिल्कुल उल्टे हो चुके हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तो उसे खुद होने लगी है। दोनों जैसे ही डिनर हॉल में पहुंचते हैं, सभी लोग खड़े होकर उनका वेलकम करते हैं। होस्ट बार बार माफी मांगता है कि वो लोग बहुत पहले आ गए थे। वेन नुआन ये देखकर मन ही मन सोचती है कि अमीर लोगों की दुनिया सच में अलग होती है। यहाँ 1 घंटे की देरी भी किसी को देरी नहीं लगती। इसके बाद सप्लायर अपनी एक महिला एम्प्लॉय से शांग लिंगरुई को टोस्ट ऑफर करवाता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की शांग को छूने की कोशिश करती है, शांग का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वो साफ कह देता है कि उसे सफाई से जुड़ी गंभीर ओसीडी है और उसे किसी का छूना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर सामने वाले को उसका इतना भी पता नहीं, तो इस डिनर का कोई मतलब नहीं है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। सप्लायर खुद 3 ग्लास शराब पीकर माफी मांगता है और अपनी एम्प्लॉय से भी तुरंत माफी मंगवाता है। माहौल किसी तरह शांत हो जाता है, लेकिन ये सब देखकर वेन नुआन फिर सोच में पड़ जाती है। उसे याद आता है कि यही आदमी कुछ देर पहले बिना झिझक उसके इतने करीब खड़ा था और उसकी ड्रेस की जिप भी ठीक कर रहा था। अगर उसे सच में इतनी सफाई की बीमारी है, तो फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? उसी समय दूसरी तरफ फू जिंगचैन और वेंची भी आपस में मिलते हैं। वेंची गुस्से में कहती है कि बार वाली घटना के बाद किन फैमिली उसकी एंगेजमेंट तोड़ने की सोच रही है। फू जिंगचैन बेपरवाही से कह देता है कि अगर एंगेजमेंट टूटती है तो टूटने दो, वो चाहे तो अभी वेन नॉन को डिवोर्स देकर उसी से शादी कर सकता है। लेकिन वेंची उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो सिर्फ फू फैमिली का नाजायज बेटा है, उसके जैसे आदमी से शादी करने के बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकती। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है, जबकि फू जिंगचैन वहीं खड़ा रह जाता है। उधर वेन नुआन और शांग लिंगरोई की डिनर मीटिंग चल रही होती है, जबकि दूसरी तरफ फू जिंगचैंग अब भी वेंची को मनाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वेंची उसकी एक भी बात सुनने के मूड में नहीं होती। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसकी शादी और स्टेटस है, फू जिंगचैंग नहीं।
इधर डिनर टेबल पर सप्लायर्स दोबारा माहौल हल्का करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग बिजनेस की बातें शुरू कर देते हैं। वेन नुआन चुपचाप शांग लिंगरुई के पीछे खड़ी रहकर उसकी जरूरतों का ध्यान रख रही होती है। उसी समय कुछ लोग वेन नुआन पर भी ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि वो पहली बार शांग लिंगरुई के साथ किसी ऑफिशियल बिजनेस डिनर में दिखाई दी थी। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर इतनी नई असिस्टेंट को प्रेसिडेंट अपने साथ इतनी बड़ी मीटिंग में क्यों लाया है। बातचीत के दौरान सप्लायर्स बार बार शांग लिंगरुई को ड्रिंक ऑफर करते हैं, लेकिन वो बहुत कम बोलता है और हर बात का छोटा सा जवाब देकर सीधे बिजनेस पर लौट आता है। मैन नॉन को अब भी थोड़ी देर पहले वाली बात याद आ रही होती है। वो जितना शांग लिंगरुई के बारे में जानती जा रही थी, उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होती जा रही थी। एक तरफ वो किसी दूसरे इंसान का हल्का सा टच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ बिना किसी परेशानी के उसकी ड्रेस की जिप ठीक कर रहा था। ये बात उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। मीटिंग आगे बढ़ती है और आखिरकार सप्लायर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात छेड़ देते हैं। सभी चाहते थे कि आज ही डील फाइनल हो जाए, लेकिन शांग लिंगरुई हमेशा की तरह बिना जल्दबाजी किए हर छोटी डिटेल ध्यान से देखने लगता है। इसी दौरान वैन नुआन की नजर अचानक दूर बैठे फू जिंगचंग और वैन की पर पड़ जाती है। दोनों एक कोने में खड़े धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं। वैन नुआन उन्हें देखकर बिल्कुल शांत रहती है। अब उनके रिश्ते को देखकर उसके अंदर पहले जैसी तकलीफ नहीं उठती। उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसका दिल धीरे धीरे फू जिंगचैंग से पूरी तरह दूर हो चुका है। दूसरी तरफ फू जिंगचैन भी कई बार चोरी चोरी वैन नुआन की तरफ देखता रहता है, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग महसूस होता है। पहले वैन नुआन की पूरी दुनिया सिर्फ उसी के आसपास घूमती थी, जबकि आज वो पूरे समय अपने काम में बिजी है और एक बार भी उसकी तरफ देखने की कोशिश नहीं करती। ये बदलाव फू जिंगचैंग को बेचैन करने लगता है। उधर शोंग लिंगरुई भी ये सब नोटिस कर रहा होता है। वो बिना कुछ बोले पूरे माहौल पर नजर रखता रहता है। डिनर खत्म होने के बाद सभी लोग एक एक करके वहां से जाने लगते हैं। वैन नुआन भी राहत की सांस लेती है कि आखिरकार ये लंबी शाम खत्म हुई। बाहर निकलते समय शेंग लिंगरुई उसे साथ चलने का इशारा करता है। दोनों होटल से बाहर निकलते हैं। रास्ते में भी दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती, लेकिन दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। महसूस करता है कि वैन नुआन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा असर डाल रही है। उसने खुद को हमेशा बहुत शांत और कंट्रोल में रखा था, लेकिन अब वैन नुआन के सामने आते ही उसका मन भी पहले जैसा स्थिर नहीं रह पाता। दोनों बिना कुछ कहे कार में बैठते हैं और वापस निकल जाते हैं। इसी समय दूसरी तरफ फू जिंगचेनंग अकेला खड़ा सोच रहा होता है कि वैन नुआन आखिर इतनी जल्दी कैसे बदल गई। उसे पूरा यकीन था कि खबरें वायरल होने के बाद वो जरूर उससे झगड़ा करेगी, सवाल पूछेगी या रोएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब पहली बार उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो सच में वैन नुआन को खो तो नहीं रहा। वहीं वैनची भी अपने मन में नई चालें चलने लगती है। उसे साफ समझ आ चुका था कि अगर क्वीन फैमिली ने एंगेजमेंट तोड़ दी तो उसका सबसे बड़ा सपना टूट जाएगा। इसलिए अब वो हर हाल में अपने ऊपर लगे दाग को मिटाना चाहती थी। उधर शेंग लिंगरुई के दिमाग में भी एक नया फैसला आकार लेने लगता है। अब उसे सिर्फ वैन नुआन की फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं, बल्कि उसके और फू जिंगचैंग के रिश्ते की पूरी सच्चाई भी जाननी थी। उसे महसूस हो चुका था कि इस शादी के पीछे बहुत कुछ ऐसा छिपा है जो ऊपर से दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ वैन नुआन भी मन ही मन अपने अगले कदम की तैयारी कर रही थी। अब वो सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहती थी, बल्कि उन सभी लोगों को उनकी असली जगह भी दिखाना चाहती थी, जिन्होंने इतने सालों तक उसका इस्तेमाल किया और उसे कमजोर समझा। दोस्तों सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसे उसके अपने परिवार ने कभी अपनाया ही नहीं, जिसका पति उसकी ही बहन से प्यार करता था और जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ दर्द और धोखे में बीती। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक ऐसे बिलियनर अरबपति सीईओ की, जो पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर सिर्फ उसी का साथ देता है। क्या टूटा हुआ दिल फिर से प्यार पर भरोसा कर पाएगा? आखिर कैसे एक धोखा खाई लड़की बनी सबसे बड़े बिजनेस टाइकून की पत्नी?
पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। वैन रेन अभी भी पैसे वाली बात पर अटकी हुई थी। वो शोंग से साफ कहती है कि ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकती। उसका बस इतना कहना था कि उसे उसके पैसे वापस चाहिए। शोंग उसे और टीज नहीं करता। उसका मूड थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो उससे पूछता है कि असल में हुआ क्या था, उसे किसने ड्रग दिया था। वैन रेन सोचकर बताती है कि उसे शक है ये काम हुआंग यान ने किया है और शायद वो उसकी आंट के कहने पर ऐसा कर रहा था। वो समझती है कि वेनची को थप्पड़ मारना तो बस एक ट्रिगर था। असली बात यह है कि वे लोग काफी समय से उसे वैन फैमिली से निकालना चाहते थे और इस बार हुआंग यान को बस सामने का मोहरा बनाया गया। इतना सब कहने के बाद वैन रेन शोंग को थैंक यू बोलती है। वो मानती है कि अगर कल रात शोंग वहां नहीं होता तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो सकती थी। शोंग उसे बताता है कि अभी सिर्फ सुबह के 6 बजे हैं, वो थोड़ी देर और सो सकती है। जब तक वो वहां है कोई अंदर नहीं आएगा। वेन रेन पूछती है कि क्या वो अब भी घर नहीं जाएगा। शोंग सीधा कहता है कि उसे उसकी करंट कंडीशन की चिंता है। वेन रेन ये सुनकर अंदर ही अंदर थोड़ा शांत हो जाती है। वो सोचती है कि हाँ, भले ही उसके 1 लाख युआन चले गए, लेकिन उसे उतना बुरा भी फील नहीं हो रहा। इसके बाद शोंग तुरंत एक्शन लेता है। वो अपने लोगों को आदेश देता है कि हुआंग येन को पकड़ लिया जाए और ड्रगिंग इंसिडेंट में उसकी इन्वॉल्वमेंट की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। साथ ही वेन फैमिली के साथ उसके फाइनेंशियल डीलिंग्स और सीक्रेट प्लान्स की भी जांच हो। शोंग साफ कहता है कि उसे सॉलिड एविडेंस चाहिए। तभी उसके आदमी उसे एक और बात बताते हैं। वेन जीली को पता चल गया है कि वेन रेन ने वेन ची को थप्पड़ मारा था, इसलिए वेन फैमिली ने वेन रेन को तुरंत पुराने घर वापस बुलाया है ताकि उससे सवाल जवाब किया जा सके। असिस्टेंट वेन की मां ने सबसे ज्यादा हंगामा किया है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर इस बार वेन रेन ने अपॉलजी नहीं मांगी तो वे लोग उसे अपनी बेटी मानने से भी इनकार कर देंगे। शांग को ये सब सुनकर वेन फैमिली की सिचुएशन बहुत गलत लगती है। वो सोचता है कि कोई बायोलॉजिकल मदर अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जब तक कि इसके पीछे कोई और गड़बड़ ना हो। इसलिए वो अपने आदमी से वीन रैन की प्रोटेक्शन अरेंज करने को कहता है और साथ ही चेंग वानी की भी जांच करवाने का ऑर्डर देता है। वीन रैन जब उठती है तो देखती है कि शांग बिना गुड बाय कहे चला गया है, लेकिन उसे उसके लिए छोड़ा हुआ मैसेज मिल जाता है। शांग ने बताया था कि उसने उसके उठने के बाद पहनने के लिए क्लोथ्स रख दिए हैं और आने वाले 2 दिनों में वो कंस्ट्रक्शन साइट इंस्पेक्शन पर रहेगा, इसलिए वो चिंता न करे। वेन रैन कपड़े देखकर सोचती है कि शांग ने उसके लिए क्लोथ्स भी प्रिपेयर कर दिए। उसे ये आदमी काफी थॉटफुल लगता है। तभी उसे शांग की तरफ से एक और मैसेज मिलता है। शांग बताता है कि उसने हुआंग यन के अपराधों के एविडेंस ढूंढ लिए हैं और इसका कनेक्शन उसकी बहन वेन की से भी है। उसे लगता है कि ये एविडेंस वेन रैन के काम आएगा। वेन रैन वीडियो एविडेंस देखकर समझ जाती है कि शोंग ने सच में उसकी बहुत मदद की है। अब उसके पास ये प्रूफ है तो वो देखना चाहती है कि वेन ची इस बार खुद को कैसे बचाती है। वेन रैन अपनी दोस्त के साथ खाना खा रही होती है। खाना बनते ही उसकी दोस्त खुश होकर कहती है कि स्मेल बहुत अच्छी आ रही है और वेन रैन की कुकिंग स्किल्स टॉप नॉच हैं। वेन रैन उसे फ्लैटर बोलकर जल्दी डिशेस लगाने को कहती है। दोनों खाना खाने बैठती हैं। दोस्त खाना चखते ही बहुत तारीफ करती है और कहती है कि उसे वेन रैन के हाथ का खाना खाने की क्रेविंग बहुत समय से थी। वो कहती है कि वो बाद में एक बॉल और खाएगी। वेन रैन कहती है कि अगर पसंद है तो ज्यादा खा ले, लेकिन इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो बस 3 डिशेस और एक सूप बनाना जानती है। दोस्त कहती है कि अच्छे कुकिंग में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। इसी बीच दोस्त पूछती है कि वेन रैन कल ऑफिस क्यों नहीं आई थी और उसकी इलनेस ठीक है या नहीं। वेन रैन पहले कैजुअली टालती है और कहती है कि उसे क्या हो सकता है, उसकी इलनेस तो कब की ठीक हो चुकी है। लेकिन दोस्त को शक हो जाता है क्योंकि वेन रैन ऑफिस नहीं आई थी और बॉस भी नहीं आया था। दोस्त तुरंत पूछती है कि कहीं उसके और बॉस के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। वो ये भी पकड़ लेती है कि वेन रैन ने खुद कहा कि उसकी इलनेस ठीक हो चुकी है। अब वेन रैन बताती है कि सब एक्सीडेंट था, उसे गलती से ड्रग दिया गया था।
फिर उसने शॉन्ग को 1 लाख युआन दिए और ड्रग के असर में उसे मेल मॉडल समझकर उसके साथ सो गई। दोस्त ये सुनकर शॉक भी होती है और मजाक भी उड़ाती है। वो कहती है कि बॉस को मेल मॉडल समझकर पैसे देना तो बिल्कुल नया ट्रैक है। उसे अब समझ आता है कि वैन रेन आज सुबह इतनी ग्लोइंग क्यों लग रही थी, जैसे पानी से निकली हुई रोज हो। दोस्त डिटेल्स पूछने लगती है, प्रोसेस कैसा था, फीलिंग कैसी थी। वैन रेन शर्माते हुए कहती है कि उसे इतना सब कैसे याद होगा, लेकिन इतना जरूर कहती है कि शॉन्ग सच में काफी स्ट्रांग है। दोस्त तुरंत कहती है कि जब वो रिच एंड पावरफुल हो जाए तो उसे भूलना मत, बस इतना ध्यान रखे कि 35 साल की एज में कोई उसे रौंद कर आगे न निकल जाए। वैन रैन उसे पैथेटिक कहती है और साफ करती है कि वह सिर्फ एक बार शॉन्ग के साथ सोई है, उनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। तभी वैन रैन को उसके फादर का कॉल आता है। वह उसे तुरंत ओल्ड हाउस वापस आने को कहता है। वैन रैन समझ जाती है कि वैन की ने शायद पहले ही शिकायत कर दी होगी। दोस्त कहती है कि शायद उसे वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन वैन रैन कहती है कि कुछ चीजों का सामना देर सवेर करना ही पड़ता है। वैन रैन ओल्ड हाउस पहुंचती है और सीधे पूछती है कि फादर ने उसे इतनी जल्दी क्यों बुलाया है। उसके फादर गुस्से में कहते हैं कि अब वह बहुत बोल्ड हो गई है, अपनी सिस्टर पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रही है। वैन रैन भी शांत लेकिन सख्त होकर कहती है कि हाँ, वह बोल्ड हो गई है। माँ तुरंत उसे डांटती है कि वेंची से लड़ने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। वैन रैन कहती है कि उसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, उसने सब सुन लिया है और उसे वेंची को मारते वक्त कोई गिल्ट नहीं था। ये सुनकर घर वाले और ज्यादा भड़क जाते हैं। वैन रैन का ब्रदर वैन झाओलियांग बीच में आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वैन रैन कहती है कि वेंची ने पहले उसे मारा था, इसलिए उसने जवाब में मारा। लेकिन उसकी मदर उल्टा कहती है कि तो क्या हुआ, वेंची उसकी बड़ी बहन है, अगर उसने मारा तो जरूर वैन रैन ने कुछ गलत किया होगा। माँ की नज़र में वेंची का उसे मारना डिसिप्लिन था और वैन रेन का जवाब देना रेबेलियन। वैन रेन करवाहट से पूछती है कि तो क्या वेंची का उसे मारना जायज है और उसका जवाब देना गुनाह। तभी वेंची फिर एग्जिस्ट करती है कि वैन रेन ने क्वीन यूचो को सेड्यूस किया और इसी वजह से उसका डिवोर्स हो गया। वो वैन रेन से अपना हस्बैंड वापस मांगती है, लेकिन इस बार वैन चाओलियन वेंची का साथ नहीं देता। वो साफ कहता है कि क्वीन यूचो ने डिवोर्स इसलिए लिया क्योंकि खुद वेंची की प्रॉब्लम थी। इसका ब्लेम वैन रेन पर डालने से क्वीन यूचो वापस नहीं आएगा। वेंची शॉक्ड होकर पूछती है कि उसका भाई वैन रेन का साथ कैसे दे सकता है। वैन चाओलियन कहता है कि ये सच है। वो वेंची के टेम्पर पर ताना मारता है कि उसके जैसे स्वभाव वाली लड़की को कौन आदमी टॉलरेट करेगा। अगर वो खुद क्वीन यूचो होता तो वो भी वेंची को नहीं चाहता। ये सुनकर घर में टेंशन और बढ़ जाती है। माँ वैन जाओलियन को समझाने की कोशिश करती है कि उसे सोच लेना चाहिए कि वैन रेन और वेंची में कौन उससे ज्यादा क्लोज है, उसे किसका साथ देना चाहिए। लेकिन वैन जाओलियन खुलकर कहता है कि उसे तो वैन रेन का साथ देना चाहिए, क्योंकि आखिर वे दोनों एक ही माँ से हैं। ये सुनकर चेंगवानी और बाकी घरवाले भड़क जाते हैं। वैन रेन की मदर उसे थप्पड़ मार देती है। वैन रेन सोचती रह जाती है कि उसने इतने थप्पड़ रोक लिए, लेकिन अपनी ही माँ का थप्पड़ नहीं रोक पाई। माँ उसे कहती है कि अपनी सिस्टर से अपॉलजी मांगे। वैन रेन मना कर देती है। वो कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर अपॉलजी क्यों मांगे। माँ उसे अनफायर डॉटर कहकर डांटती है। तभी वैन झाओ लियांग फिर वैन रेन के सामने खड़ा हो जाता है। वो माँ से कहता है कि बचपन से लेकर अब तक उसने कभी रान रान का साथ नहीं दिया, क्या आज भी वो सबके सामने उसे फिर मारना चाहती है। माँ कहती है कि ये उसका मामला नहीं है, लेकिन वैन झाओ लियांग साफ बोलता है कि वैन रेन उसकी यंगर सिस्टर है। आज से जिसने उसे छुआ उसने उसे छुआ समझा जाएगा। वैन रेन ये सब देखकर समझ जाती है कि अगर उसके मन में फैमिली के लिए कोई उम्मीद बची भी थी, तो अब साफ हो गया है कि उसकी मदर के दिल में उसके लिए जगह नहीं है। फिर वैन रेन कहती है कि उसका चिन यू चाओ से कोई कनेक्शन नहीं है। वो आज बहस करने नहीं आई, बल्कि बस अपनी सिस्टर से पूछना चाहती है कि उसने उसे हार्म क्यों किया। वेंची बात को नॉनसेंस कहती है, लेकिन वैन रेन कहती है
कि सच देखने के बाद सब समझ आ जाएगा। वेन रेन वीडियो चला देती है। वीडियो में वेन ची हुआंग यिन को वाइन में ड्रग मिलाने के लिए कह रही थी और साफ कह रही थी कि किसी तरह वेन रेन को वो वाइन पिलाई जाए। उसका प्लान था कि वेन रेन उसके चुने हुए आदमी के साथ रूम में जाए, फिर मीडिया से एक्सपोज हो जाए, वेन फैमिली की बदनामी हो और फिर फादर उसे घर से निकाल दे। वीडियो देखकर वेन ची पैनिक कर जाती है। वो कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, वेन रेन उसे फ्रेम कर रही है, वीडियो फेक है, फोटोशॉप्ड है और उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वेन रेन कामली कहती है कि कोई बात नहीं, उसने ओरिजिनल वीडियो ऑलरेडी पुलिस को दे दिया है। अब वेन ची बाद में पुलिस को ही एक्सप्लेन करे। इसके बाद वेन रेन फैमिली को साफ वार्निंग देती है। आज से वेन फैमिली में किसी ने उसे फिर बुली करने की कोशिश की तो वो 100 गुना 1000 गुना वापस करेगी। वेन की अपनी मदर से बचाने की गुहार लगाती है। माँ उसे शांत करने लगती है, लेकिन वेन रेन वहां से निकल जाती है। वेन झाओलियांग भी उसके पीछे पीछे चला आता है। बाहर आकर वेन झाओलियांग बहुत खुश होकर वेन रेन की तारीफ करता है। वो कहता है कि वो कमाल कर गई, उसने देखा नहीं कि उस ओल्ड लेडी का चेहरा कितना काला पड़ गया था, जैसे पॉट का बॉटम हो। वो मजाक में कहता है कि उसके चेहरे पर 2 रिंकल्स और बढ़ गई होंगी। वेन रेन उसे अभी की हेल्प के लिए थैंक्स कहती है। वेन झाओलियांग कहता है कि इतनी फॉर्मेलिटी क्यों, वे तो फैमिली जैसे हैं, म्यूचुअल बेनिफिट एंड असिस्टेंस होनी चाहिए। वेन रेन तुरंत पूछती है कि म्यूचुअल असिस्टेंस में वो उसके लिए क्या कर सकती है। वेन झाओलियांग बताता है कि वो एक्टिंग कर रही है जैसे उसे कुछ पता नहीं। अगर वेन रेन न होती तो शोंग लियू उसके रेड स्टार सोसाइटी वाले मामले में कैसे हेल्प करता। वेन रेन हैरान होकर शोंग का नाम दोहराती है। वेन झाओलियांग बताता है कि शोंग ने न सिर्फ उसके 300 मिलियन युआन के यूजरियस लोन्स का मामला सेटल करवाया, बल्कि मिस्टर होंग के साथ कोऑपरेशन भी एग्री की। शोंग की सिर्फ यही कंडीशन थी कि वेन झाओलियांग वेन फैमिली में वेन रेन का सपोर्ट करेगा। वेन रेन ये सुनकर समझ जाती है कि शोंग ने उसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। वो सोचती है कि सिर्फ वेन झाओलियांग जैसे नोबडी से बिजनेस नेगोशिएट करने के लिए शोंग का कॉस्ट बहुत ज्यादा था। वेन झाओलियांग अब ओपनली कहता है कि पुअर वेन की किन फैमिली में शादी करके भी टिक नहीं पाई, फिर भी वेन रेन के सामने शो ऑफ करती थी। फिर वो कहता है कि चूंकि प्रेसिडेंट शांग ने वेन रेन को पसंद कर लिया है, तो अब से वो भी उसी के साथ है। वेन झाओलियांग चला जाता है और वेन रेन सोचती रह जाती है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि शोंग उसकी इतनी मदद करेगा। वो डिसाइड करती है कि आज उसे पर्सनली जाकर प्रॉपरली थैंक करेगी। वेन रेन शोंग को ढूंढने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो ऑफिस में नहीं है। तभी उसे याद आता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट इंस्पेक्ट करने गया है। इतने में असिस्टेंट वेन को कोई बताता है कि मिस्टर शोंग इंजर्ड होकर हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उसे तुरंत वहां जाना चाहिए। वेन रेन घबराकर पूछती है कि इंजरी कैसे हुई। उसे बताया जाता है कि कंस्ट्रक्शन साइट इंस्पेक्शन के दौरान ऊपर से कुछ गिरा और शोंग के शोल्डर पर लगा। फॉर्चुनेटली कोई बहुत सीरियस बात नहीं है, लेकिन उसका आर्म और शोल्डर इंजर्ड है। फिर बताया जाता है कि डॉक्टर ने मेडिसिन लेने को कहा, लेकिन शोंग ने बिल्कुल मना कर दिया। समझाने पर भी वो नहीं माना। उस आदमी को लगता है कि शोंग वेन रेन की बात जरूर सुनेगा, इसलिए उसे उसकी केयर का जिम्मा दे दिया जाता है। वेन रेन मन ही मन सोचती है कि वह उसकी बात सुनेगा, वह तो उसे पूरा निगल जाने जैसा देखता है। फिर भी वह तुरंत कहती है कि उसे जल्दी वहां ले चलो। हॉस्पिटल में वेन रेन शोंग को इंजर्ड हालत में देखती है। उसे चोट लगी है, फिर भी वह उसे सेक्सी लगता है। लेकिन अगले ही पल वह उसके दर्द को देखकर सीरियस हो जाती है। उसे लगता है कि चोट सच में पेनफुल दिख रही है। शोंग उसे देखकर पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है। वेन रेन बताती है कि जियांग हाओ ने कहा था कि वह इंजर्ड है, इसलिए वह उसकी देखभाल करने आई है। शोंग उसे अननेसेसरी कहकर वापस जाने को कहता है, लेकिन वेन रेन पीछे नहीं हटती। वह कहती है कि पिछली बार उसने उसकी केयर की थी, इसलिए इस बार उसकी बारी है। वह बोन ब्रॉथ लेकर आई है। वह बताती है कि बोन और मसल इंजरीज को रिकवर होने में 100 दिन लगते हैं, इसलिए उसने उसके लिए सूप बनाया है।
शॉन्ग पूछता है कि उसने खुद बनाया है। वैन रेन कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि हाँ, वरना ऐसे अच्छे स्किल्स किसके होंगे। वह शॉन्ग से टेस्ट करने को कहती है। शॉन्ग सूप पीकर कहता है कि टेस्ट अच्छा है। वैन रेन खुश होकर बताती है कि सूप्स में उसे बोन ब्रॉथ सबसे ज्यादा पसंद है। फिर वो अपने बचपन की बात बताती है। बचपन में जब वो नॉटी होती थी या वेनकी की चीजें लेती थी, तो फादर उसे मारते थे और फिर मदर भी उसे पीटती थी। बाद में उसने लोगों से सुना कि जो खाते हैं शरीर वैसा बनता है, इसलिए उसने बोन ब्रॉथ बनाना शुरू किया। उसे लगता था कि इससे उसकी हड्डियां मजबूत होंगी और मार खाने पर उतना दर्द नहीं होगा। शॉन्ग ये सुनकर अंदर से दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि वेन फैमिली ने सच में उसके साथ बहुत बुरा किया। वह वेन रेन से कहता है कि उसकी बोन्स काफी हार्ड हैं और टेम्पर भी स्टर्बन है। फिर वह वादा करता है कि अब से उसे खुद को सप्लीमेंट करने के लिए मजबूरी में कुछ नहीं खाना पड़ेगा। वह जो खाना चाहेगी शॉन्ग उसके लिए बना देगा। वेन रेन धीरे से हाँ कहती है। फिर वह पूछती है कि उसकी वूंड अभी भी दर्द कर रही है क्या। शॉन्ग कहता है कि दर्द हो रहा है, इसलिए उसे उस पर और ज्यादा अटेंशन देना चाहिए। बाहर से कोई ये देखकर कहता है कि कपल बहुत स्वीट है और मजाक में कहता है कि फिर बस शुरू ही कर दो। बाहर क्विन और जियांग हाओ जैसे लोग दरवाजे के पास झांकने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्विन से पूछा जाता है कि वो क्या कर रहा है। वो हकलाते हुए कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन उसके हकलाने से ही साफ लग रहा था कि वो कुछ गलत कर रहा है। जियांग हाओ उसे अंदर जाने से रोकता है। क्विन फिर भी अंदर जाने की कोशिश करता है, तो उसे रोकते रोकते धक्का मुक्की हो जाती है और वो गिर जाता है। जियांग हाओ कहता है कि वो अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करेगा और मिस्टर शांग की हैप्पीनेस की रक्षा अपनी जान से करेगा। जब क्वीन को पता चलता है कि वेन रान अंदर है और दोनों साथ हैं, तो वो खुद भी क्यूरियोसिटी में उसे देखने के लिए तैयार हो जाता है। रूम में वेन रैन शॉन्ग को ग्लासेस में देखती है और उसकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। वो पहली बार उसे ग्लासेस में देख रही थी। उसे लगता है कि रिफाइंड स्कॉन्ड्रल जैसा शब्द अगर किसी इंसान में बदल जाए तो वो शॉन्ग जैसा ही होगा। उसकी पर्सनैलिटी और फिगर वेन रैन को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। शॉन्ग उससे पूछता है कि उसने अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या वो उसके लिए कंसर्न थी? वैन रैन थोड़ी उलझकर कहती है कि हाँ, वो केयर करती है। उसे लगता है कि शॉन्ग अब बिल्कुल मेल ग्रीन टी जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन सच कहें तो उसे ये स्टाइल बहुत पसंद आ रहा था। शॉन्ग सीधा पूछता है कि क्या वो उसे एक फॉर्मल स्टेटस देने पर कंसिडर करेगी। वैन रैन सोचती है कि शॉन्ग के साथ रहते हुए वो काफी रिलैक्स्ड फील करती है और क्योंकि वो सच में उसके बॉडी को भी चाहती है, तो साथ होना बुरा नहीं है। वैन रैन कहती है कि ये उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। पहले 1 महीने तक ट्राई करते हैं, अगर सब सही रहा तो वे साथ रहेंगे। लेकिन वह शॉन्ग को वार्निंग देती है कि उसे अपनी ब्यूटी मेंटेन करनी होगी क्योंकि वह अभी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम दे रही है। शॉन्ग तुरंत कहता है डील। थोड़ी देर बाद वैन रैन अपने नए बॉयफ्रेंड को खाना खत्म करने के बाद मेडिसिन लेने को कहती है। शॉन्ग साफ मना कर देता है। वैन रैन उसे डॉक्यूमेंट दिखाकर कहती है कि अगर वह मेडिसिन खा लेगा तो वह डॉक्यूमेंट वापस कर देगी। शॉन्ग उसे घूरता है और डॉक्यूमेंट मांगता है, लेकिन वैन रैन कहती है कि मेडिसिन लिए बिना वह डॉक्यूमेंट नहीं देगी। शॉन्ग आखिरी बार उसे डॉक्यूमेंट देने को कहता है। वैन रैन फिर भी मना करती है। तभी शॉन्ग अचानक उसे पकड़ लेता है और सिचुएशन थोड़ा प्लेफुल लेकिन इंटेंस हो जाती है। वैन रैन घबरा जाती है और उसे उठने को कहती है। इसी दौरान वो नोटिस करती है कि शांग का शरीर बहुत हॉट है। उसकी वूंड से ब्लीडिंग भी शुरू हो गई है। वेन रैन तुरंत सीरियस हो जाती है और उसे उठने के लिए कहती है क्योंकि उसकी वूंड फिर से ब्लीड कर रही है। वो डॉक्टर से बैंडेज करवाने की बात करती है। तभी बाहर से लोग फिर अंदर आने की कोशिश करते हैं। दरवाजे पर रोक टोक के बावजूद शांग की सिस्टर अंदर आ जाती है। अंदर का माहौल देखकर सब ऑकवर्ड हो जाते हैं और तुरंत कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। वेन रैन एम्बेरस्ड होकर पूछती है कि
किसी ने उसे रिमाइंड क्यों नहीं किया? जियांगहाओ कहता है कि उसने तो प्रैक्टिकली घुटनों पर बैठकर रोकने की कोशिश कर ली थी, लेकिन सिस्टर फिर भी अंदर आ गई। शांग की सिस्टर सिचुएशन देखकर मजाक करती है कि वेन रेन में कितनी हिम्मत है, जो हॉस्पिटल रूम में ही शांग से फ्लर्ट कर रही थी। वेन रेन एम्बेरेस्ड होकर कहती है कि वो पानी लेने जा रही है। चिनबी कहता है कि उसने सिक विजिट कर ली है और अब उसे काम है। सब धीरे धीरे रूम से बाहर निकल जाते हैं। शॉन्ग की सिस्टर बाद में शॉन्ग से कहती है कि उसकी वंड फिर से खुल गई है। फिर वो उसे छेड़ती है कि वो कब से इतना इम्पेशेंट हो गया कि हॉस्पिटल में ही कंट्रोल नहीं कर पाया। वो सीधे पूछती है कि आखिर उसे वेन रेन में पसंद क्या है। शॉन्ग शांत होकर कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन हर बार जब वो वेन रेन के करीब जाता है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। सिस्टर तुरंत उसे रोकती है कि ऐसी बातें ना करे। फिर वो कहती है कि लगता है दोनों के बीच अच्छी बात होने वाली है। अगर उनकी मदर को पता चला तो वो शायद खुशी में विला ही गिरा देंगी। लेकिन शॉन्ग कहता है कि अभी मदर को ये बात ना बताई जाए। सिस्टर पूछती है कि जब फाइनली उसे कोई पसंद आया है तो मदर को जल्दी क्यों ना बता दे कि वो उससे शादी करना चाहता है। शॉन्ग कहता है कि वेन रेन अभी इतनी जल्दी उससे शादी नहीं करेगी। वो बताता है कि वेन रेन ने उसे ऑफिशियली सिर्फ 10 मिनट्स पहले रिकॉग्नाइज किया है। अगर अभी वो मैरिज प्रपोज करेगा तो हो सकता है वेन रेन उसे किक कर दे। सिस्टर को लगता है कि उसका ब्रदर सच में थोड़ा अजीब हो गया है। शॉन्ग भी खुद कहता है कि वो डांस कर सकता है और उसे लगता है कि वो अच्छा डांस करता है। दूसरी तरफ वेन रेन बाहर खुद को कोस रही होती है। वो सोचती है कि उसने कैसे किसी की वूंड फिर से खोल दी और ऊपर से लोगों ने देख भी लिया। ये उसके लिए पूरा सोशल डेथ था। फिर उसे शॉन्ग की सिस्टर की चिंता याद आती है और वो सोचती है कि कहीं ये कोई रिच फैमिली फियोंसे वाला ड्रामा तो नहीं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बताता है कि ब्लीडिंग रुक गई है और वेन रैन को अंदर जाने को कहता है। वेन रैन पूछती है कि वो खुद अंदर क्यों नहीं जाता। डॉक्टर कहता है कि ये काम वेन रैन के जाने से ही होगा। वो गया तो सिर्फ ट्रबल बुलाएगा। वेन रैन उससे पूछती है कि उसका शॉन्ग से क्या रिलेशनशिप है। वो बताती है कि वो उसकी सिस्टर है। वेन रैन अपने नॉवेल लॉजिक में सोच रही थी कि कहीं ये फियोंसी वाला मामला तो नहीं, जहां फियोंसी चीटिंग पकड़कर दूसरी औरत पर गुस्सा निकालती है। शॉन्ग की सिस्टर उसे इंटरेस्टिंग कहती है और ओवर थिंकिंग बंद करने को कहती है। फिर वो वेन रेन से कहती है कि जल्दी जाकर शांग को मेडिसिन खिला दे। वो बताती है कि उसका छोटा भाई सिर्फ वेन रेन के सामने नॉर्मल पर्सन जैसा बिहेव करता है। फिर वो एक और बात रिवील करती है। जब वेन रेन पहली बार डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी तो असल में अटेंडिंग फिजिशियन वो हेरसेल्फ थी। शांग तो बस फिल इन कर रहा था और उसी पहली मुलाकात में शांग को वेन रेन पसंद आ गई थी। वेन रेन ये सुनकर समझ जाती है कि उसे शुरू से ही लगता था कि शांग के इंटेंशंस उसके लिए अलग हैं और अब पता चला कि उसका अंदाजा सच था। वेन रेन जब रूम में लौटती है तो शांग उठने की कोशिश कर रहा होता है। वो पूछती है कि वो खड़ा क्यों हो गया। शांग कहता है कि वो यहाँ और नहीं रहना चाहता, घर जाना चाहता है। वेन रेन उसे सहारा देती है। शॉन्ग अचानक उसके ऊपर झुक जाता है। वेन रेन घबराकर पूछती है कि वो क्या कर रहा है। शॉन्ग कहता है कि वो चलने से थक गया है। वेन रेन कहती है कि वो हमेशा उसे ऐसे पकड़कर नहीं रख सकती। शॉन्ग कहता है कि वो अभी पेशेंट है, इसलिए वेन रेन को अपना एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा। वेन रेन समझ जाती है कि वो ड्रामा कर रहा है। रास्ते में भी वो सोचती है कि शॉन्ग के पास इतने बॉडीगार्ड्स हैं, एक पैर टूट जाए तब भी वे लोग उसे उठा सकते हैं। फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। शॉन्ग आराम से कहता है कि वे लोग उसे उतनी कंफर्टेबली सपोर्ट नहीं करते जितना वेन रेन करती है। वेन रेन फाइनली मान जाती है और उसे संभालते हुए कहती है कि मिस्टर शॉन्ग, अब कस कर पकड़िए, काम पर चलना है। शॉन्ग हैरान होकर कहता है कि वो इंजर्ड है और फिर भी वेन रेन काम पर जाएगी। वेन रेन बताती है कि अगर वो काम पर नहीं गई तो इस महीने की परफेक्ट अटेंडेंस टूट जाएगी। शॉन्ग कहता है कि वो उसका बॉस है, इसलिए आज का दिन फील्ड वर्क काउंट होगा। वेन रेन समझ जाती है कि उसके पास ट्रिक्स की कमी नहीं है और उसे घर ले जाने को कहती है। दूसरी तरफ फू जिंगचैंग खुश था कि फाइनली वेनची का डिवोर्स हो गया है और अब वो लेजिटिमेट तरीके से उसके पास जा सकता है। वो वेन फैमिली के घर पहुंचता है
और कीकी के बारे में पूछता है, लेकिन घर का माहौल बिल्कुल अलग होता है। उसे सुनाया जाता है कि उसमें दरवाजे से अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई। फू जिंगचेंग पूछता है कि उसने क्या किया, तब उसे बताया जाता है कि वेन रेन ने चीची पर अटेम्प्टेड मर्डर का केस किया है और अब पुलिस उसे अरेस्ट कर चुकी है। फू जिंगचेंग शॉक्ड हो जाता है। वेन फैमिली वाले उसे भी ब्लेम करने लगते हैं कि उसने वेन रेन को ठीक से डिसिप्लिन नहीं किया, इसलिए अब वो अपनी सिस्टर पर केस करने तक पहुंच गई। फू जिंगचेंग तुरंत कहता है कि पुलिस स्टेशन में कॉन्टैक्ट्स हैं, जल्दी से कनेक्शन लगाकर कीकी को छुड़ाया जाए। लेकिन वेन फैमिली के फादर बताते हैं कि सारे फोन कर लिए, कोई बात नहीं मान रहा। खबर मिली है कि ऊपर से शांग ग्रुप प्रेशर डाल रहा है, इसलिए कोई क्यू क्यू को रिलीज करने की हिम्मत नहीं कर रहा। फू जिंगचंग शांग का नाम सुनकर हैरान हो जाता है कि वो बीच में क्यों आया। परिवार वाले समझते हैं कि ये सब वेन रैन की वजह से है। वेन रैन ने शांग को सेड्यूस किया है और अब चीची से रिवेंज लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। वेन फैमिली वाले उसे गाली देते हैं कि वो डिवोर्स के बाद तुरंत बिजनेस टाइकून के बेड पर चढ़ गई। फिर फू जिंगचंग को कहा जाता है कि चाहे कोई भी तरीका अपनाए, वेन रैन से लॉ सूट विथड्रॉ करवाए। अगर चीची सच में जेल गई तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। फू जिंगचंग भी अंदर ही अंदर जलता है कि उसके डिवोर्स के बाद वेन रैन शांग जैसे आदमी से जुड़ गई। वो डिसाइड करता है कि वो उससे पूछेगा कि आखिर वो चाहती क्या है। इधर वेन रैन शॉन्ग के घर में उसके साथ होती है। वो उससे कहती है कि अगर वो टायर्ड है तो आराम कर ले, उसे उसके साथ रहने की जरूरत नहीं। शॉन्ग बताता है कि आंटी आज हॉलिडे पर है, इसलिए वेन रैन थोड़ी देर बैठे। वो उसके लिए राइस बना देता है। वेन रैन हैरान होकर पूछती है कि वो कुकिंग भी करेगा और राइस भी बनाएगा। शॉन्ग काम होकर कहता है कि कोई मैटर नहीं। वेन रैन उसे देखते हुए सोचती है कि अगर जिंदगी ऐसे ही चलती रही तो ये सच में अच्छा होगा। तभी फू जिंगचेंग का मैसेज आता है। वो वेन रैन पर एक्सक्यूज करता है कि उसने उसे जलाने के लिए शॉन्ग को चुना है। वो उसे अपनी स्टेटस देखने को कहता है और पूछता है कि क्या शॉन्ग सच में सिंसियर होगा या सिर्फ उसे प्ले कर रहा है। फिर वो उसे वॉर्न करता है कि उसने वेन फैमिली से रिलेशन खराब कर लिया है और चीची पर केस भी कर दिया है, इसलिए जल्दी से लॉ सूट विड्रॉ करे। वेन रेन बहुत सीधा रिप्लाई देती है कि वे दोनों डाइवोर्स्ड हैं। अब वो जिसे चाहे उसके साथ रह सकती है। वो उसे कहती है कि अपनी व्हाइट मूनलाइट को लिक करने वापस जाए और उसे बॉदर करना बंद करे। फिर वो टाइम कैलकुलेट करके सोचती है कि अब तक वेंची को जेल जाना चाहिए और इस समय वे लोग हॉट पैंट पर एंड्स की तरह बेचैन होंगे। अब उनकी बारी है। फू जिंगचेंग ये रिप्लाई पढ़कर आग बबूला हो जाता है। वो कहता है कि वेन रैन ने उसे इंसल्ट किया और ब्लॉक भी कर दिया, लेकिन वेन फैमिली वाले कहते हैं कि अब गाली देने से कुछ नहीं होगा, सल्यूशन ढूंढना होगा। चीची की माँ रोती है कि उसकी चीची बचपन से पैम्पर्ड रही है, वो जेल कैसे जा सकती है। सब समझते हैं कि सिर्फ वेन रैन अगर वॉलंटरीली लॉसूट विड्रॉ करे तभी चीची जेल से बच सकती है, लेकिन वो मैसेज तक रिप्लाई नहीं कर रही। इसलिए प्लान बनता है कि कंपनी जाकर सबके सामने उससे बात की जाए, ताकि इतने लोगों के सामने वो रिफ्यूज ना कर सके। इसी बीच चिन शोंग से मिलने आता है। वो बताता है कि उसे सुनने में आया है कि इडियट वेंची जेल जाने वाली है और वो इस बात पर बहुत खुश है। लेकिन शोंग टाइम वेस्ट नहीं करता और उससे पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। चिन बताता है कि वेन फैमिली की पुरानी नैनी से उसे शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। वेन रैन को वेन फैमिली में पसंद न किए जाने की वजह, यहाँ तक कि उसकी सो कॉल्ड बायोलॉजिकल मदर चेन वानी का उसे डिसलाइक करना, सबका असली रीजन कुछ और है। वो बताता है कि वेन रेन असल में शेन ऑलन की बायोलॉजिकल डॉटर है और वेन ची ही चैंगवानी की असली बेटी है। दोनों बेबीज को जन्म के बाद स्विच कर दिया गया था। उस समय चैंगवानी को डर था कि उसकी बेटी को फैमिली में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए उसने नैनी को ब्राइब करके दोनों न्यूबॉर्न बेबीज बदलवा दिए। इस वजह से वेन रेन इललेजिटिमेट चाइल्ड बन गई। वेन फैमिली में कभी पसंद नहीं की गई और 20 साल से ज्यादा तक सफर करती रही। चिन कहता है कि वेन रेन बहुत पिटीफुल है। असली माँ सामने होते हुए भी वो उसे पहचान नहीं पाई और एक फेक एरेस से इतने साल बुली होती रही। चैंगवानी ने सच में बहुत चालाक चाल चली थी।
चिन पूछता है कि शांग वेन रेन को सच कब बताएगा। शांग कहता है कि अब ये बात आज छुप नहीं पाएगी। तभी वेन रेन वहां आ जाती है और पूछती है कि वे लोग किस बारे में बात कर रहे थे। चिन अचानक नर्वस हो जाता है और बेवजह बहाना बनाता है कि उसे याद आया घर में उसके बात के टाइम लिटिल येलो डक नहीं रखा गया था, इसलिए वो घर जाकर सर्वेंट्स को डांटने जा रहा है। वो जल्दी से निकल जाता है। वैन रैन उसे देखकर सोचती है कि क्या वो प्राइवेट में इतना चाइल्डिश है। शोंग उसे रोकता है और कहता है कि उसे उससे कुछ कहना है। शोंग वैन रैन से कहता है कि वो हमेशा से ये सोचती रही है कि उसकी बायोलॉजिकल मदर उसे क्यों पसंद नहीं करती और हमेशा वैन जी को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देती है। वो बताता है कि उसे उस साल की कुछ सच्चाई मिली है। फिर शोंग वैन रैन को सच बताता है। वो कहता है कि असल में वही वैन फैमिली की इल्डस्ट डॉटर है। वैन ची चेंग वानी की बायोलॉजिकल डॉटर है। जन्म के समय वैन रैन और वैन ची को स्विच कर दिया गया था। वैन रैन इस बात को सुनकर सुन्न हो जाती है। वो सिर्फ स्विच शब्द दोहराती रह जाती है। अब उसे सब समझ आने लगता है। इतने सालों तक उसने कितनी भी कोशिश की, कितनी भी ओबीडियंट बनी, उसकी मदर ने कभी उसे ठीक से नहीं देखा। वैंची कितनी भी गलतियां करे, मदर हमेशा उसी के साथ रहती थी। इसका मतलब ये नहीं था कि वैन रैन अच्छी नहीं थी। सच ये था कि उसकी मदर हमेशा से जानती थी कि वैन रैन उसकी बेटी नहीं है। वैन रैन को लगता है कि पिछले 20 साल से ज्यादा समय तक वो खुद को ही धोखा देती रही। वो हर बार फैमिली से लव मांगती रही, जबकि उस घर में वो असल में किसी की अपनी थी ही नहीं। शोंग उसे समझाता है कि अब जब उसे पता है कि ये उसकी गलती नहीं थी, तो उसे दूसरों की गलती की सजा खुद को नहीं देनी चाहिए। वेनरिन कहती है कि उसे ये सब बस रिडिक्यूलस लग रहा है। वो इतने सालों तक एक इडियट की तरह वेन फैमिली से लव मांगती रही, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। शोंग उससे कहता है कि वेन फैमिली ने उसे जो हार्म दिया है वो जिंदगी भर मिट नहीं सकता। उसे उन्हें फॉरगिव करने की जरूरत नहीं और उनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखने की भी जरूरत नहीं। अब से वो अकेली नहीं है, उसके पास शोंग है। अगर आसमान भी गिरा तो शोंग उसके लिए उसे संभाल लेगा। वेन रैन सोचती है कि अगर शोंग उसकी जिंदगी में ना आता तो शायद वो हमेशा अंधेरे में रखी जाती और एक जोक, एक क्लाउन बनकर जीती रहती। उसे लगता है कि ये सच्चाई शायद फेट का क्रूअल गिफ्ट है, लेकिन ये गिफ्ट उसे आजाद भी कर रही है। वो शोंग से कहती है कि इस बार सच में उसने उसे बेहतर फील करवाया है। ये सब जानने के बाद उसके दिल पर जो भारी वेट था वो हट गया है। जब ब्लड टाइज का बॉन्ड ही नहीं रहा तो अब उसके पास कोई रिजर्वेशन भी नहीं बचा। फिर वेन रैन शोंग से कहती है कि काम के बाद वो उसे डिनर ट्रीट करवाएगा। शोंग पूछता है कि क्या खाना है। वेन रैन कहती है कि जितना महंगा हो सके उतना अच्छा। आज सेलिब्रेट करना है कि वो वेन रैन फाइनली जान रही है कि वो कौन है और अब वो पूरी तरह फ्री है। शोंग उसकी बात मान लेता है और कहता है कि सबसे महंगा खाएंगे। तभी फू जिंगचन वहां पहुंचता है और वेन रैन को दूसरे आदमी के साथ देखकर ताने मारता है। वो कहता है कि वो बाहर दूसरे आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही है, उसे शर्म नहीं आती। वेन रैन उसे एक्स हस्बैंड कहकर जवाब देती है कि वो अब थोड़ा ज्यादा नोजी हो रहा है, उनका डिवोर्स हो चुका है, इसलिए वो जिसके साथ चाहे रह सकती है। फू जिंगचेंग कहता है कि डिवोर्स के तुरंत बाद नया आदमी मिल गया, वो अकेली रह ही नहीं सकती। शोंग उसे बीच में रोक देता है और कहता है कि बात कहकर निकल जाए वरना दफा हो जाए। वेन रैन की मदर भी उसके पास आती है। वो रिक्वेस्ट करती है कि वेन रैन ल्यूजिट विड्रॉ कर ले। वो कहती है कि क्योंकि अभी यंग है, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड रह गया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वेन रैन सीधा कहती है कि वो नहीं चाहती। माँ उसे फिर वेन फैमिली की जगह का हवाला देती है। वो कहती है कि अगर वेन रैन ने किकी को जेल भिजवाया तो उसे क्या फायदा होगा। वेन रैन उल्टा पूछती है कि क्या उन्होंने कभी उसे वेन फैमिली का मेंबर माना भी है। वेन जी ने ड्रग देकर उसे बर्बाद करने की कोशिश की थी। अगर प्लान सक्सेस हो जाता तो वेन रैन की जिंदगी डिस्ट्रॉय हो जाती, लेकिन माँ फिर भी कहती है कि मेडिसिन का असर तो हुआ नहीं, वेन रैन को कोई लॉस नहीं हुआ।
फिर अपनी सिस्टर से क्यों लड़ना? वो कहती है कि क्योंकि नेचर से बैड पर्सन नहीं है, मदर के खातिर उसे एक चांस दे देना चाहिए। वेन रैन अब बिल्कुल तंग आ जाती है। वो कहती है कि वो उनसे और बात नहीं करना चाहती क्योंकि उनकी बातें समझ से बाहर हैं। लेकिन वे लोग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि लॉ सूट विड्रॉ किए बिना वो जा नहीं सकती। माँ कहती है कि ये फैमिली मैटर है, शॉन्ग को इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं। तभी वेन रैन सबके सामने शॉन्ग की तरफ इशारा करके कहती है कि उसे इंटरफेयर करने का पूरा राइट है क्योंकि अब वो उसका ऑफिशियल बॉयफ्रेंड है। फू जिंग चंग और बाकी लोग ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। शॉन्ग अब साफ कहता है कि एक्स हस्बैंड को डिवोर्स के बाद दूसरे आदमी की औरत पर नजरें नहीं रखनी चाहिए, वरना स्टाई हो जाएगा। फिर वो सबको बताता है कि वेन रैन अब फ्यूचर मिस्ट्रेस ऑफ देयर बिजनेस है। फू जिंग चैंग ये मानने को तैयार ही नहीं होता। उसे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। वो शॉन्ग से पूछता है कि उसकी स्टेटस वाला आदमी वैन रैन जैसी डिस्पाइज्ड इललेजिटिमेट डॉटर में इंटरेस्टेड कैसे हो सकता है। शॉन्ग बहुत कामली जवाब देता है कि जिस लड़की को फू जिंगचैंग ने इललेजिटिमेट डॉटर समझकर नीचा देखा, वही लड़की शॉन्ग के लिए प्रेशियस है। जब वैन रैन ने हर तरह की ग्रीवेंसेस झेली, तब शॉन्ग ने उससे मौका मांगा कि वो उसकी केयर कर सके। माँ फिर भी वैन रैन से कहती है कि क्या वो सच में अपनी सिस्टर को जेल जाते हुए देखेगी। वो प्रॉमिस करती है कि अगर वैन रैन लॉ सूट विड्रॉ कर ले तो वो बाद में उसकी भरपाई कर देगी। वैन रैन बिटर होकर पूछती है कि अब सब कुछ होने के बाद भी वो लविंग मदर का रोल प्ले कर रही है। उसके लिए मैटरनल लव सिर्फ फेवरेटिज्म और अब्यूज ही रहा है। माँ फिर कहती है कि वेंची वैन फैमिली की इल्डेस्ट डॉटर है, इसलिए उसे ज्यादा पैम्परिंग मिलना नॉर्मल है। लेकिन शॉन्ग उसे रोक देता है। वो कहता है कि उसके दिल में सच तो वो खुद जानती है। वैन रैन उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं, बल्कि शैन ओलान की बायोलॉजिकल चाइल्ड है और चैंग वानी ने अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को सिच किया था। वैन रैन की असली माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या वैन रैन सच में उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है। शॉन्ग कहता है कि सच और झूठ वो खुद जज कर सकती है। प्रूफ सामने आता है और सबको पता चल जाता है कि ये सच है। चैंग वानी घबराकर कहती है कि ये सब फेक है, लेकिन अब किसी को उस पर भरोसा नहीं होता। फू जिंग चैन भी शॉक्ड होकर सोचता है कि उसने पहले गलत इंसान चुना और अब डिवोर्स भी हो गया। गुस्से में वो चैंग वानी को पॉइजनस वुमन कहता है और उस पर टूट पड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है क्योंकि मर्डर इल्लीगल है। शैंग अपने लोगों को कहता है कि इन्हें बाहर निकाल दो। चैंग वानी जाते जाते रोती है कि वो तो बस अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, उसने क्या गलत किया। सबके चले जाने के बाद शैंग वैन रैन से पूछता है कि क्या उसने फिर से ज्यादा दखल दे दिया। वैन रैन उसे मना करती है और थैंक यू कहती है। वो बताती है कि उसने पहले ही कुछ गेस कर लिया था, लेकिन रिजल्ट देखकर उसके दिल का आखिरी बड़ा बर्डन भी हट गया। वो कहती है कि अब उसने वैन फैमिली से अपना थोड़ा सा हिसाब वापस ले लिया है। शैंग उससे कहता है कि अब से उसके पास वो है और उनका घर है। वैन रैन उसके शब्दों को दोहराते हुए कहती है, हमारा घर। लेकिन जाने से पहले वैन रैन कहती है कि अभी एक चीज बाकी है। शैंग पूछता है, क्या? वैन रैन उसके पास आती है और उसे किस करके अपने बॉयफ्रेंड को रिवॉर्ड देती है। ये देखकर आसपास मौजूद लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। कोई कहता है कि उसे पता था ये सच है, कोई कहता है कि उसकी फेवरेट कपल फाइनली रियल हो गई। सबको ये सीन बहुत स्वीट लगता है। कोई कहता है कि 10 साल असिस्टेंट की मेहनत इसी पल के लिए थी। क्वीन भी शॉन्ग जैसे एंशिएंट आयरन ट्री को प्यार में पड़ते देखकर इसे हिस्ट्री विटनेस करने जैसा मानता है। कुछ समय बाद घर में वेन रैन शॉन्ग को फ्रूट काटते हुए देख रही होती है। वह सोचती है कि पहले वह सुबह से रात तक मेहनत करके पूरा खाना बना देती थी, फिर भी फू जिंग चैंग से एक अच्छा शब्द नहीं मिलता था। और अब ये वही शॉन्ग है जिसे हर चीज डिसइंफेक्ट करने की हैबिट थी, लेकिन वो अपनी स्लीव्स चढ़ाकर उसके लिए फ्रूट काट रहा है। वेन रैन को ये सीन दुनिया के 9वें वंडर जैसा लगता है। शॉन्ग नोटिस कर लेता है कि वेन रैन उसे देख रही है। वह कहता है कि अगर असिस्टेंट वेन बिना परमिशन उसकी तस्वीरें लेती रही तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। वेन रैन तुरंत कहती है
कि कौन पिक्चर्स ले रहा था? वो तो बस इंस्पेक्शन वर्क कर रही थी। शॉन्ग उसके पास आता है और पूछता है कि क्या असिस्टेंट वेन उसकी सर्विस से सेटिस्फाइड है। वेन रेन थोड़ा एटीट्यूड दिखाकर कहती है कि ठीक ठाक है, फ्रूट कटिंग टेक्निक अभी इम्प्रूव होनी चाहिए। शॉन्ग कहता है कि टेक्निक डेफिनेटली इम्प्रूव करनी पड़ेगी। वो उसे ग्रेप खिलाता है। वेन रेन कहती है कि बहुत स्वीट है। शॉन्ग छेड़ते हुए पूछता है कि ग्रेप ज्यादा स्वीट है या जो ग्रेप खिला रहा है वो ज्यादा स्वीट है। वेन रेन शर्माकर उसे डांटती है कि सुबह सुबह कैसी बातें कर रहा है और पानी लेने के बहाने उठ जाती है। लेकिन शॉन्ग उसे रोककर पास खींच लेता है। वो पूछता है कि क्या वो अपनी वाइफ से स्वीट बातें भी नहीं कर सकता। वेनरेन अचानक सीरियस होकर पूछती है कि क्या ये सब सच है। वो कहती है कि सिर्फ एक मंथ पहले वो अपने चीटिंग हस्बैंड की वजह से हार्ट ब्रोकन थी और उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि हैप्पीनेस इतनी रियल फील होगी। शॉन्ग उसे साफ कहता है कि इस लाइफ टाइम में वो उससे कभी बच नहीं पाएगी। वेन रेन बस मान लेती है। शॉन्ग फिर छेड़ते हुए कहता है कि क्या अब अगले स्टेप पर बढ़ना चाहिए। वेन रेन पूछती है कि कौन सा स्टेप। शॉन्ग डॉक्टर की तरह बात करते हुए कहता है कि उसके हिस्टीरिया को क्योर करने के लिए डीप ट्रीटमेंट दिन में कम से कम एक बार जरूरी है। वेन रैन उसे दिन दहाड़े बदमाश कहती है और याद दिलाती है कि डॉक्टर तो वही है। शॉन्ग उसे पकड़ते हुए कहता है कि दिन में क्या प्रॉब्लम है, धूप उसके बट पर पड़ सकती है तो वह अपनी वाइफ को शो ऑफ क्यों नहीं कर सकता। वेन रैन उसे बार बार ना हिलने को कहती है। शॉन्ग भी उसी बात को पलटकर कहता है कि वह उसकी बेड से ना हिले। यहीं पर हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है।